वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेज। आज इस क्लास के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ बीटा डीके, बीटा कण क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वीडियो जो भी अपलोड हो चुका है पार्ट बाय पार्ट आप उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको रह जाएंगे जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए आप उस वीडियो को देख करके आप इस पार्ट पे आए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीटा डीके, बीटा डीके, बीटा डीके को बोलते हैं बीटा कण नहीं बोलते हैं। बीटा डीके दो प्रकार का होता है, एक बीटा माइनस डीके और एक बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और इसको इससे निरूपित किया जाता है इस प्रकार से। बीटा प्लस डीके को पॉजिट्रॉन बोलते हैं हम लोग, पॉजिट्रॉन। इसको E+1 और 0 से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके होता क्या है? तो बीटा माइनस डीके एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर आता है उस न्यूक्लियाई से अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। जैसे इससे पहले वीडियो में पार्ट 4 में मैं आपको बताया था कि पार्ट 4 में मैं आपको इस प्रकार से एक ग्राफ बताया था। एक तरफ न्यूट्रॉन है और एक तरफ प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात रेशियो, तो इसमें देखा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ से 20 के बाद देखा गया जिसका प्रोटॉन संख्या 20 या 20 से अधिक था, उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात था वो 1 से बड़ा और 1.6 से छोटा। ठीक है, तो ये देखा गया था। हम ग्राफ बताए थे पार्ट 4 में। जो भी बच्चे नए चैनल पे जुड़ रहे हैं कृपया कर इस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात अगर परमाणु संख्या 20 से अधिक है तो 1 से 1.6 के बीच में रहता है। तो बीटा माइनस डीके होता क्या है कि इसमें बीटा माइनस डीके में कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी कर्व है या स्टेबिलिटी जो बेल्ट है, इससे न्यूक्लियाई ऊपर चला जाता है, तो अनस्टेबल कंडीशन में ये रहता है। अब इसको अनस्टेबल कंडीशन से हमको स्टेबल कंडीशन में लाना है। तो अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बीटा माइनस रे को क्या करना पड़ता है, इमिट करना पड़ता है, उत्सर्जित करना पड़ता है। फिर से हम बता रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी कर्व है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी कर्व किसका है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को। ठीक है, तो जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात अधिक है वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर आ गया, और जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कम है वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे आ गया। हुआ क्या कि जो न्यूक्लियाई, जो नाभिक का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात इस स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर है, वो क्या चाहेगा, वो अपना स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए इस बेल्ट में आना चाहेगा। तो इस बेल्ट में आने के लिए उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को कम करने के लिए वो एक रे इमिट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग बीटा माइनस रे। तो यही होता है बीटा माइनस डीके और बीटा माइनस कण। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये बताए थे कि बीटा माइनस डीके को E-1 0, ये क्या है, आवेश, ये क्या है, आवेश, और ये क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितने बराबर होता है, 0 के बराबर, क्योंकि 9.1 गुना 10⁻³ जो कि प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम है। 1837 गुना क्या होता है, कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम क्या मानते हैं, 0 के बराबर। या इसको बहुत सारे बुक में बीटा -1 0 से भी निरूपित किया जाता है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में MCQ के रूप में पूछा जाता है
कि बीटा माइनस डीके को किससे निरूपित करते हैं। तो या फिर E-1 0 से या बीटा-1 0 से निरूपित करते हैं। अब बात ये आता है कि नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से इमिट करेगा। जब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इमिट होगा। तो इसी पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, होता क्या है कि इस स्टेबिलिटी कर्व में न्यूट्रॉन अधिक होता है, इसको सब मिटा रहे हैं, ठीक है। इस स्टेबिलिटी कर्व में, ठीक है, इस स्टेबिलिटी कर्व में न्यूट्रॉन अधिक होता है और प्रोटॉन कम होता है। स्टेबिलिटी कर्व से ऊपर जो न्यूक्लियाई है उसका न्यूट्रॉन अधिक होता है और प्रोटॉन कम होता है। होता क्या है, अंदर ही अंदर, नाभिक के अंदर ही अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हम बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझना है कि इस स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर न्यूट्रॉन अधिक होता है और प्रोटॉन कम होता है। होता क्या है कि हमको इस न्यूक्लियाई को इस बेल्ट पे लाना है, तो इस न्यूक्लियाई को इस बेल्ट पे लाने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है तो न्यूट्रॉन की संख्या को कम करना है और प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाना है। तो नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको बैलेंस करने के लिए ये बीटा-डी आता है। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना है, इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूट्रॉन क्या होता है कि प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉन पे आवेश 1 और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 मान लीजिए जाए कि हाइड्रोजन है, मतलब एक प्रोटॉन निकल गया, मतलब उसका प्रोटॉन पे आवेश 1 होता है और एक क्या है, ये इसका द्रव्यमान है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 है तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0, इसलिए ये माइनस हो गया। और यहाँ पे 1 है तो ये तो 1 आ गया, तो ये कितना हो गया, 0। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग बीटा-डी। फिर से हम बोल रहे हैं, होता क्या है, फिर से हम समझा रहे हैं, इस चीज़ को समझना है कि स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर जो भी न्यूक्लियाई रहता है वो अनस्टेबल कंडीशन में रहता है। अब उसको स्टेबल कंडीशन में आने के लिए क्या करता है कि वहाँ न्यूट्रॉन का संख्या कम करना पड़ेगा और प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन इस स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर क्या होता है, अधिक होता है और प्रोटॉन की संख्या कम होता है। तो अंदर ही अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बीटा-डी आता है, ये हो गया बीटा-डी। तो यही होता है बीटा-डी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक न्यूक्लियाई है, एक नाभिक है, इसमें से एक बीटा-डी बाहर गया, तो इसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई जो बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसको बोलते हैं हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई। तो होता क्या है कि हम इससे ये चीज़ बना रहे हैं, तो ये बीटा किरण तो इससे निकल गया, बीटा कण तो इससे निकल गया। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ चाहिए क्या, जेड। तो ये क्या होगा, Z+1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो Z+1 -1 कितना आ गया, Z आ गया, ठीक है। यहाँ पे A है तो यहाँ पे A बनाना है, तो 0 + A क्या बन गया, A। और लास्ट में यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो याद रखना है आज के बाद, जिस समय कोई भी न्यूक्लियाई जब उससे बीटा किरण निकलता है या बीटा कण जब निकलता है, बीटा माइनस कण, तो उसमें से एंटी न्यूट्रिनो भी उत्पन्न होता है। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है इसके बारे में हम समझाएंगे।
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है 6 और इसका द्रव्यमान कितना है 14। यहाँ से एक बीटा किरण निकला, बीटा कण निकला, तो बीटा कण जब निकला तो इसको हमको संतुलन बनाना है, तो ये कितना होगा 7 और ये 14। तो ये कार्बन से ये क्या बन गया, ये कार्बन से क्या बन गया नाइट्रोजन, और क्या बचा ये एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये होता है बीटा माइनस डी के, इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गया है जो बताते हैं। जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियाई है, इससे बीटा माइनस डी के निकल गया। बीटा माइनस डी के का मतलब इलेक्ट्रॉन जिस पे आवेश -1 और जिस पे द्रव्यमान 0 है, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा माइनस डी के बोला जाता है या बीटा माइनस कण बोला जाता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगा इसमें से एक जोड़ेंगे तो Z+1 और -1 मिलकर के कितना बन जाएगा, Z बन जाएगा। इसका द्रव्यमान A+0 कितना बन गया A। ये होता है एंटी न्यूट्रिनो। अब ये आपको पता होना चाहिए कि उससे बीटा माइनस डी के निकल रहा है, बीटा माइनस डी के निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सिंपल सा बात है, बीटा माइनस डी के निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसा देखा गया प्रयोग में कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें सभी प्रकार का ऊर्जा होता है। जितने भी प्रकार का ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जितने भी प्रकार का ऊर्जा होता है सभी बीटा माइनस डी के में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है। एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी न्यूट्रिनो। इससे पहले हम बताए थे, इससे पहले वीडियो में अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है कि अल्फा डीके में हीलियम के नाभिक को हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा डीके। उससे ऊर्जा निकलता था, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो याद रखना है कि बीटा माइनस अगर डीके है तो उसमें क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, जिसका द्रव्यमान होता है 0 के बराबर, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, जिसका वेग होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग के बराबर वेग होता है, जिस पर अदृश्य आवेश होता है, मतलब इस पे आवेश जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसका पेंट्रेशन पावर मतलब प्रतिछेदन क्षमता जो होता है बहुत अधिक होता है। प्रतिछेदन क्षमता का मतलब हुआ कोई भी सीट वगैरह अगर रखा होगा तो उससे भी छिद्र करके ये कण क्या होगा, आर पार निकल जाएगा। तो ये था बीटा माइनस डी के। ठीक है, और आगे का वीडियो में मैं आपको लाऊंगा बीटा प्लस डी के या पॉजिट्रॉन क्या होता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।